हाँ दोस्तों, नमस्कार। मैं डॉक्टर सुनील बिजला आप सबको अपने YouTube चैनल अतुल्य अकादमी पर एक बार पुनः स्वागत करता हूँ। मित्रों, जैसा कि वादा मैंने किया था कि वनडे एग्जाम्स को लेकर के, चाहे वो लेखपाल की बात हो या पुलिस की बात हो या फिर दरोगा की बात हो या फिर किसी भी एक दिवसीय परीक्षा के केंद्र में रखते हुए, ध्यान में रखते हुए यदि देखा जाए तो सामान्य हिंदी यानी व्याकरण का जो महत्व है वो अत्यंत महत्वपूर्ण है। यूजीसी में तो नेट में तो मान लीजिए अगर व्याकरण नहीं है, परंतु टीजीटी पीजीटी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है व्याकरण का पोर्शन, क्योंकि सिलेक्शन व्याकरण से ही स्पष्ट होता है। साहित्य किसी का भी गलत नहीं होता है, व्याकरण ही व्यक्ति को संभालना चाहिए। और मैं टीजीटी पीजीटी के स्टूडेंटों को देखा हूं और पढ़ाता हूं, तो मैंने देखा है कि व्याकरण के प्रति उतने जिम्मेदार नहीं होते। खैर, नई युवा की जो पीढ़ी है वो व्याकरण के प्रति काफी जागरूक है। उन सबों के लिए और अपने समस्त शिक्षार्थियों के लिए और आप सबके लिए भेज रहा हूं व्याकरण से संबंधित प्रथम टेस्ट। और देखिएगा कि आप लोगों को आनंद आए तो जरूर कुछ लिखिएगा। तो शुरुआत करते हैं और टेस्ट प्रथम की। मानव का विलोम शब्द क्या होगा? पहला प्रश्न की तरफ चलते हैं। मानव का विलोम शब्द क्या होगा? ऑप्शन ए आतंक, ऑप्शन बी दानव, ऑप्शन सी मनुष्य और ऑप्शन डी दैत्य। जी हाँ, उत्तर ढूंढेंगे और आप लोग जरूर कमेंट करते रहें। सभी स्टूडेंट लिखेंगे, और चाहे वो लाइव में हो या फिर वैसे भी, हर प्रश्न को जैसे जैसे पढ़ेंगे मेरे उत्तर देने से पहले आप अपना उत्तर दे देंगे। ऑप्शन ए आतंक, बी दानव, सी मनुष्य और डी दैत्य है, तो ऑप्शन बी दानव सही होगा। बिल्कुल सही, आपका उत्तर भी आना चाहिए। प्रश्न नंबर दूसरे पे आए तो प्रश्न नंबर दूसरा है, नेता का सही स्त्रीलिंग शब्द क्या है? नेता का सही स्त्रीलिंग शब्द क्या है? ऑप्शन ए नेत्री, ऑप्शन बी नेतिन, ऑप्शन सी नेत्री और ऑप्शन डी नेताइन। तो ऑप्शन सी नेत्री बिल्कुल सही आंसर है। अब अगर इसके पहले आगे बढ़े प्रश्न नंबर तीसरे पर, तो निम्न में से कौन सा अन्य तीन से भिन्न है? निम्न में से कौन सा अन्य तीन से भिन्न है? तो ऑप्शन ए सुंदरी, ऑप्शन बी शक्ति, ऑप्शन सी कांता और ऑप्शन डी वनिता। तो इन में देखा जाए तो स्त्री का पर्यायवाची आप देख सकते हैं दारा भी होती है, तो इसमें ऑप्शन बी बिल्कुल यहां रॉन्ग है, यानी आपका आंसर जो होना चाहिए वो क्या होगा? तीसरे का बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। आइए प्रश्न नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। मित्रों, प्रश्न नंबर 4 पर अगर हम चलें तो जिसकी आशा नहीं की जाए, ऑप्शन ए निराशा, ऑप्शन बी उदास, ऑप्शन सी प्रत्याशित और ऑप्शन डी अप्रत्याशित। जिसकी आशा नहीं की जाए उसके लिए एक शब्द क्या होता है? तो ऑप्शन में आप देख रहे होंगे डी अप्रत्याशित सही होगा, बिल्कुल सही उत्तर है। और अब चलिए प्रश्न नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। निशाचर में कौन सा समास है? निशाचर में कौन सा समास है? ऑप्शन ए कर्मधारय, ऑप्शन बी बहुब्रीहि समास, ऑप्शन सी तत्पुरुष समास या ऑप्शन डी अव्ययी भाव समास। तो जाहिर सी बात है कि आप लोगों का जो आंसर आ रहा है और आना चाहिए वो बी होगा, बहुब्रीहि समास। आइए प्रश्न नंबर 6 पे चलते हैं। वार्षिक शब्द में कौन सा प्रत्यय है? यानी वार्षिक में कौन सा प्रत्यय है ये पूछ रहा है। और अगर देखें ऑप्शन ए इक प्रत्यय, ऑप्शन बी पक प्रत्यय, ऑप्शन सी एक प्रत्यय या डी इनमें से कोई नहीं। तो जाहिर सी बात है वार्षिक में जो प्रत्यय है वो ए इक बिल्कुल सही है। इक की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यहाँ पर जितने भी स्वजन बैठे हैं और जान रहे हैं और सुन रहे हैं, वैसे मैं अपनी क्लासों में इन सारी चीजों का विधिवत पोस्टमार्टम करता हूं, लेकिन यहाँ पर एक लाभ अवश्य ले लें कि जब एक प्रत्यय किसी भी शब्द के पीछे लगता है तो इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि एक प्रत्यय जिस भी शब्द के पीछे लगता है उस शब्द के पहले अक्षर को सबसे बड़ा कर देता है। जैसे धर्म में इक लगाएंगे तो धार्मिक कर देता है, वर्ष में लगाया तो वार्षिक कर दिया, वर्ण में लगाया तो वार्णिक कर देगा, मात्रा में लगाया तो मात्रिक कर देगा। वैसे ही अगर आप देखें तो इतिहास में लगाया तो ऐतिहासिक कर देगा। तो जाहिर सी बात है इक प्रत्यय जिस भी शब्द के पीछे लगता है उसका पहला अक्षर सदैव बड़ा हो जाता है, दीर्घ हो जाता है। अगले फिर चलते हैं प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 7, नारी शब्द का बहुवचन क्या है? यानी नारी शब्द का बहुवचन क्या हो सकता है? ऑप्शन ए नारियों, ऑप्शन बी नारियां और ऑप्शन सी नारिया या ऑप्शन डी कोई नहीं। तो जाहिर सी बात है ऑप्शन बी सही होगा। जी हाँ, बिल्कुल सही आंसर आप लोगों ने दिया है कि नारियां। और अब प्रश्न नंबर 8 पे चलते हैं। मधुर का विलोम शब्द क्या है? मधुर का विलोम शब्द क्या होगा? यह क्या है? ए लवन, बी ललित, सी कटु
कूट, माफ करें, सी कूट और डी कटु। तो जाहिर सी बात है ऑप्शन डी कटु बिल्कुल सही उत्तर होगा आपका। प्रश्न नंबर 9 पे चलते हैं। जहां उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाती है वहां कौन सा अलंकार होता है? ध्यान दें, जहां संभावना प्रकट की जाए, जैसे कि काश फूल शकल मही छाई, जनु वर्षा ऋतु प्रकट बुढ़ाई। जनु वर्षा, मानो वर्षा अपने अंतिम चरण में चल रही हो, जब संपूर्ण पृथ्वी पर काश के फूल अगर लग जाएं तो ये मान लेना चाहिए कि काश में अगर फूल आ जाए तो ये मान लेना चाहिए कि बरसात अपने अंतिम चरण में है। तो देखता कभी क्या है, काश को, और किसकी संभावना प्रकट कर रहा है, किसकी बात को वो कल काल्पनिक ढंग से सोच रहा है, वो वर्षा की बात सोच रहा है, इसलिए यहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। रूपक में क्या होता है कि रूप को ही धारण जहां कर ले वो रूपक होता है। यमक में जहां एक शब्दों की आवृत्ति 2 बार हो जाती है वहां यमक अलंकार हो जाता है, और श्लेष, किसी एक शब्द के 2 या 2 से अधिक अर्थ जब उत्पन्न हो जाए वहां पर श्लेष होगा। इन सारी की आपको विधिवत क्लास मिलेगी, लेकिन वक्त के साथ अभी तो लॉकडाउन की वजह से, घर पे होने की वजह से आप लोगों की थोड़ी थोड़ी जो मदद मैं कर सकता हूं वो कर रहा हूं। आइए प्रश्न नंबर 10 की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 10 कहता है कि साधु शब्द का स्त्रीलिंग शब्द क्या है? ध्यान दें, साधु शब्द का स्त्रीलिंग शब्द क्या है? ऑप्शन ए साधुवा, ऑप्शन बी साध्वी, ऑप्शन सी साधुता और ऑप्शन डी साधु। ध्यान दें, ऑप्शन ए साधुआ, ऑप्शन बी साध्वी, ऑप्शन सी साधुता और ऑप्शन डी साधो। तो जाहिर सी बात है ऑप्शन बी साध्वी उत्तर बिल्कुल राइट उत्तर होगा, बिल्कुल सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर अब 11 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 11 कहता क्या है, जरा वो देखें। प्रश्न नंबर 11 कहता है कि हिंदी शब्दकोश में छ का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? छ किस वर्ण के बाद आता है? तो वर्णमाला में चूंकि का धन श बराबर श बनता है, तो जाहिर सी बात है कि छ वर्ण के पहले ऑप्शन ए का, ऑप्शन बी छ, ऑप्शन सी त्र और ऑप्शन डी ज्ञ। तो ऑप्शन ए का सही उत्तर होगा। आइए प्रश्न नंबर 12 पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 12 कहता है छ जो ध्वनि है वो किसके अंतर्गत आती है? छ ध्वनि किसके अंतर्गत आती है? ऑप्शन ए मूल स्वर के, ऑप्शन बी क्या ये घोष वर्ण है, ऑप्शन सी क्या ये संयुक्त अक्षर है, या ऑप्शन डी ये तालव्य वर्ण है। तो जाहिर सी बात आप लोग जानते हैं कि 2 वर्णों के योग से बनने वाली ध्वनियों को संयुक्त व्यंजन कहा जा सकता है, संयुक्त वर्ण कहा जा सकता है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर आ रहा है आप सबका, बिल्कुल 12 का सी संयुक्त व्यंजन या संयुक्त वर्ण आपका सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 13 की तरफ पढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 13 कहता है व्यर्थ शब्द में किन वर्णों की संधि है? व्यर्थ शब्द में किन वर्णों की संधि है? यानी व्यर्थ में अगर हम तोड़ें तो वी धन अर्थ होता है, तो वी पे छोटी ई की मात्रा लगे होने के कारण धन अर्थ में पहला अक्षर जो है वो अ है। तो यानी ऑप्शन ए ई धन अ बराबर, इसमें व्यर्थ में ई धन अ बराबर क्या हो जाता है? यह हो जाता है। अब आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 14 की तरफ। स्वर संधि का उदाहरण कौन सा है? क्या वागीश में स्वर संधि है? बिल्कुल नहीं है। आप लोग जानते हैं कि इसमें वागधन ईश है, तो कौन सा होगा? आप लोग जानते हैं कि व्यंजन संधि होगा। दिगंबर की बात करें तो दिग धन अंबर होगा, तो इसमें भी व्यंजन संधि होगी। दुष्कर्म दुहधन कर्म यानी यहां पर विसर्ग संधि होगा, और ऑप्शन सी ही बच रहा है जो कि स्वर संधि को पूरी तरह से व्याख्यायित कर रहा है। तो यानी 14 प्रश्न का जो नंबर है, 14 नंबर पे जो प्रश्न है उसका जो सही आंसर है उसका सी ऑप्शन रत्नाकर होगा। आइए प्रश्न नंबर 15 पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 15 कहता है कि सावधानी शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय बताएं। प्रत्यय सदैव जो है, ध्यान में रखिएगा, प्रत्यय सदैव किसी सार्थक यानी अर्थ प्रदान करने वाले शब्द के पीछे लगता है। जैसे अगर इसमें से कुछ बच्चों को निकालना हो तो कुछ लोग बता देंगे कि आनी है, कुछ बताएंगे कि धानी है, लेकिन आपको सही कैसे पकड़ में आना चाहिए। जैसे आपने कश्मीर कहा, तो कश्मीर एक मूल शब्द है, इसके पीछे अगर आपको प्रत्यय लगाना हुआ तो ये लगाएंगे तो आपका क्या बनेगा? कश्मीरी। उसी प्रकार इसमें मूल शब्द देखें, सावधान मूल शब्द है या सावधा मूल शब्द है, तो जाहिर सी बात आप पकड़ रहे होंगे कि सावधान मूल शब्द है, उसमें ई प्रत्यय लगा तो सावधानी हो गया। तो जाहिर सी बात है कि 15 का ऑप्शन ए ई प्रश्न सही होगा। यानी 15 नंबर पर जो सावधानी शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है पूछा गया है, उसमें ऑप्शन ई ए ई, ऑप्शन बी छोटी ई, ऑप्शन सी धानी और ऑप्शन डी आनी। तो जाहिर सी बात है प्रश्न नंबर 15 का ए बड़ी ई सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 16 पे चलते हैं। अवनत शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग। देखिए प्रत्यय सदैव शब्द के पीछे लगते हैं और उपसर्ग सदैव शब्द के आगे लगते हैं। प्रश्न नंबर 16 कह रहा है कि कौन सा शब्द अवनत शब्द में
प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है? तो जाहिर सी बात है ऑप्शन ए नथ है, ऑप्शन बी अ है, ऑप्शन सी अव है, या ऑप्शन डी अवन है। तो जाहिर सी बात है ऑप्शन सी अब सही उत्तर होगा। आप लोग ए बी सी करके उत्तर ना दें, बल्कि उत्तर को सीधा सीधा लिखें। जैसे अब लिखना है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में ए बी सी मत लिखें, आप अब लिखें, जिससे कि स्पष्ट हो कि आप किस प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं। प्रश्न नंबर, आइए इसी के साथ 17 पे चलते हैं। पाप पुण्य में कौन सा समास है? पाप और पुण्य में कौन सा समास है? यदि आप देखें तो ऑप्शन ए द्विगु समास है, ऑप्शन बी द्वंद्व समास है, ऑप्शन सी तत्पुरुष समास है, या ऑप्शन डी कर्मधारय समास है। जाहिर सी बात है ऑप्शन बी द्वंद्व समास ही होगा, यह स्पष्ट तौर पर आप देख सकते हैं। प्रश्न नंबर 18 की तरफ चलते हैं। जातिवाचक संज्ञा को पहचानें या जातिवाचक संज्ञा को बताएं। तो जाहिर सी बात है प्रश्न नंबर 18 का ए लड़का, ऑप्शन बी सेना, ऑप्शन सी श्याम, और ऑप्शन डी दुख। तो इन सब में अगर देखें तो लड़का जातिवाचक है, सेना समूहवाचक है, श्याम व्यक्तिवाचक है, और लड़का भाववाचक संज्ञा है। तो जाहिर सी बात है प्रश्न नंबर 18 का ए लड़का सही आंसर होगा। आप लोग बहुत सही दिशा में चल रहे हैं मित्रों। प्रश्न नंबर 19 की तरफ बढ़ते हैं। कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है? यहां नहीं पूछ रहा है कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है। तो जाहिर सी बात है प्रश्न नंबर 19 का ए मिठाई, 19 का बी चतुराई, 19 का सी ऑप्शन लड़ाई, और डी यहां पर उतराई। तो जाहिर सी बात है मिठाई एक जातिवाचक संज्ञा है जिसकी भाववाचक संज्ञा मिठास होती है, यानी आपका 19 का जो ऑप्शन है वो ए मिठाई टिक करना है, और ये सही आंसर है। चलिए प्रश्न नंबर 20 की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 20 कहता है हनुमान का पर्यायवाची शब्द नहीं है, यानी हनुमान जी की कौन सी इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा विकल्प पर्यायवाची नहीं है? तो ऑप्शन ए पवन सुत, बिल्कुल है ये। प्रश्न बी ऑप्शन बी अंजनी पुत्र, बिल्कुल ये भी है। मारुति यानी हवा के ये पुत्र थे, पवन देव के पुत्र थे, तो मारुति इनको भी कहा जाता। तो ऑप्शन सी मारुति ये भी इनका पर्यायवाची है। और डी विनायक, शायद ये गणेश का होगा। बिल्कुल आप सही जा रहे हैं, यानी 20 का डी विनायक उत्तर सही होगा। प्रश्न नंबर 21 पे आते हैं। प्रश्न नंबर 21 कहता है अनुपम शब्द का पर्यायवाची शब्द है। अनुपम का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? ऑप्शन ए स्वर्गीय होगा, ऑप्शन बी लौकिक होगा, ऑप्शन सी पार्थिव होगा, या ऑप्शन डी अद्वितीय होगा। जाहिर सी बात है ऑप्शन डी अद्वितीय सही आंसर होगा, सही उत्तर होगा। और आप सबकी जो ये मेहनत है लगातार, ये बिल्कुल फलीभूत हो रही है। लगातार प्रश्न पत्र लेकर आऊंगा आपको इस तरह से। बिल्कुल मुझे मजबूत करना है। बस एक ही निवेदन है कि आप लोग बीच बीच में थोड़ा सा समय निकालकर शेयर करना ना भूलें, लाइक करना ना भूलें, कमेंट करना ना भूलें, क्योंकि ये जो चैनल है हिंदी को लेकर के आपको आश्वस्त कर देगा। अभी इस पर मैथ की भी क्लासें चलेंगी, सारी चीजें चलेंगी धीरे धीरे, स्नेह स्नेह चलेंगी, लेकिन हिंदी को लेकर के आपके मन में जो कुछ भी द्वंद्व होगा सब कुछ सही हो जाएगा मित्रों। प्रश्न नंबर, अब आगे बढ़ते हैं 22 की तरफ। प्रश्न नंबर 22 कह रहा है जिसे अज्ञेय शब्द के लिए एक वाक्यांश क्या है? अज्ञेय शब्द के लिए एक वाक्यांश है। ऑप्शन ए जिसे देखा नहीं जा सकता, देखा ना जा सके, ऑप्शन बी जिसे सुना ना जा सके, ऑप्शन सी जिसे जाना ना जा सके, और ऑप्शन डी जिसे रोका ना जा सके। तो जाहिर सी बात है अज्ञेय किसके लिए होता है? ऑप्शन सी जिसे जाना ना जा सके, बिल्कुल सही उत्तर, जिसे जाना ना जा सके। ऑप्शन सी 22 का बिल्कुल सही आंसर है। चलिए प्रश्न नंबर 23 पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 23 कहता है वीर पुत्र को जन्म देने वाली स्त्री, वीर पुत्र को जन्म देने वाली स्त्री के लिए एक शब्द क्या है? तो जाहिर सी बात है ऑप्शन ए वसुंधरा बोल रहा है, ऑप्शन बी माता, ऑप्शन सी जननी, और ऑप्शन डी वीर प्रसू। तो जाहिर सी बात है ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर होगा आपका, वीर प्रसू। प्रश्न नंबर 23 का सही है, क्योंकि जो भी स्त्री वीर पुत्र को पैदा करती है उसे वीर प्रसू कहा जाता है। चलिए प्रश्न नंबर इसके बाद 24 पे चलते हैं। निम्न वाक्यों में से संयुक्त वाक्य कौन सा है? संयुक्त वाक्य हमको चुनना है, और ऑप्शन ए दिया है वह खाना खाकर सो गया, ऑप्शन बी उसने खाना खाया और सो गया, ऑप्शन सी गीता जिस घर में रहती है बहुत गंदा है, ऑप्शन डी रूपा चाहती है कि वह नौकरी करे। तो जाहिर सी बात है ऑप्शन बी इसमें संयुक्त वाक्य होगा। जब हम संयुक्त वाक्य पढ़ाते हैं तो उसमें बताते हैं कि जब कहीं पर किसी शब्द को जोड़ने का प्रतीत होकर कोई शब्द जोड़ा जा रहा है और उसमें दो दो क्रियाएं होने की आशंका या आपको संदेह हो, तो जाहिर सी बात वहां संयुक्त क्रिया होगी, संयुक्त वाक्य होगा। प्रश्न नंबर 25 पे चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सा मिश्रित वाक्य होगा? ऑप्शन ए चोर को देखकर सिपाही पकड़ने दौड़ा, ऑप्शन बी नेताजी भाषण देकर चले गए, ऑप्शन सी सेठ
जानता है कि नौकर ईमानदार है, और डी बिजली नहीं थी इसलिए अंधेरा था। जाहिर सी बात है यहां पर जहां पर विशेषण का प्रयोग हो और एक ही वाक्य में जोड़ने के साथ साथ दो दो क्रियाएं, एक मुख्य क्रिया के साथ साथ दो गौण क्रियाएं या दो से अधिक गौण क्रियाएं होने की शंका पाई जाए, वहां पर मिश्र वाक्य होता है। तो यहां ऑप्शन सी, सेठ जानता है कि नौकर ईमानदार है, यह बिल्कुल सही आंसर है। प्रश्न नंबर 26, थाली का बैगन से क्या अभिप्राय है? ये यहां पर देखिए, थाली का बैगन होना या थाली के बैगन से क्या अभिप्राय है? ऑप्शन ए, सिद्धांतहीन व्यक्ति, ऑप्शन बी, गोल मटोल, ऑप्शन सी, अधिक चिकना, और ऑप्शन डी, चौड़ा होना। तो जाहिर सी बात है 26 का ऑप्शन है सिद्धांतहीन व्यक्ति के लिए थाली का बैगन होने की जो उक्ति है वो प्रचलित है। प्रश्न नंबर 27 की तरफ चलते हैं। हाथ को हाथ न सूझना का अर्थ क्या है? हाथ को हाथ न सूझना का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए, भ्रम में पड़ जाना, ऑप्शन बी, खोए रहना, ऑप्शन सी, घना अंधेरा होना, ऑप्शन डी, चोट लगाना। तो जाहिर सी बात है ऑप्शन सी, घना अंधेरा होना सही आंसर होगा प्रश्न नंबर 27 का। मित्रों आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 28 की तरफ बढ़ते हैं। आप बिल्कुल करीब पहुंचने वाले हैं। निम्नलिखित 28 में निम्नलिखित कहावत का सही अर्थ बताइए। निम्नलिखित कहावत का सही अर्थ बताइए। चूहे के चाम से नगाड़े नहीं बजते। ये आपको दिया गया है ऑप्शन, चूहे के चाम से नगाड़े नहीं मढ़े जाते। तो नगाड़े जब नहीं मढ़े जाते, ये प्रश्न है। अब उसको ऑप्शन ए, कंजूसी करना, ऑप्शन बी, सीमित साधनों से काम चलाना, ऑप्शन सी, छोटे होकर बड़ा काम करना, या ऑप्शन डी, सीमित साधनों से बड़े काम नहीं होते। तो चूहे के चाम से नगाड़े नहीं मढ़े जाते, इसका सही आंसर होगा डी, सीमित साधनों से बड़े काम नहीं होते। प्रश्न नंबर 29, खोदा पहाड़ निकली चूहिया लोकोक्ति का अर्थ क्या है? यानी खोदा पहाड़ निकली चूहिया का जो लोकोक्ति है उसका वास्तविक अर्थ क्या होता है? ऑप्शन ए, कम परिश्रम करके बहुत मिलना, बी, परिश्रम अधिक और फल कम, ऑप्शन सी, परिश्रम के बिना ही फल पा जाना, या ऑप्शन डी, श्रम करने पर कुछ न मिलना। तो जाहिर सी बात है 29 का ऑप्शन बी, परिश्रम अधिक और फल कम, बिल्कुल सही उत्तर होगा। जी हाँ, बहुत आप सबसे अपेक्षाएं हैं कि आप सब बिल्कुल सही आंसर लगा रहे हैं और लगाएंगे भी। चलिए अंतिम प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रेम सागर के लेखक कौन थे? यानी प्रेम सागर नामक रचना को किसने लिखा? प्रेम सागर के लेखक कौन है? ऑप्शन ए, इंसान अल्लाह खां थे, या ऑप्शन बी, लल्लूलाल थे, या फिर सी, मुंशी प्रेमचंद, या डी, मुंशी सदाशिवलाल। तो जाहिर सी बात है आपकी कलम ऑप्शन बी की तरफ टिक कर रही होगी। बिल्कुल सही है आंसर, ऑप्शन बी, श्री लल्लूलाल जी ने प्रेम सागर नामक रचना को लिखा था। मित्रों आशा है कि यह व्याकरण की क्लास, यह व्याकरण का प्रैक्टिस सेट आप सबको आनंद दे रहा होगा। जाहिर तौर पर आप लोग कमेंट अवश्य करिएगा कि आपको और भी चाहिए या नहीं, आनंद आया या नहीं। इन सभी चीजों को लिखिएगा जरूर, जिससे कि हमें शक्ति मिलती है और भी ज्यादा आपके साथ मेहनत करने का। बस आज इतना ही। आप सबका दिन शुभ हो, रात्रि मंगलमय हो। जय हिंद, जय हिंदी। मिलते हैं फिर अगली वीडियो के साथ। जय